सुपर गुरु की प्रीमियम लाइव क्लास के अंदर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने सुपर गुरु ऐप के फाउंडेशन डे के ऊपर ये प्रॉमिस किया था कि यूट्यूब कम्युनिटी के लिए हम लोग कुछ विशेष लेकर आएंगे। तो हाँ, ये क्लास आप लोगों के सामने है। ये क्लास एक प्रीमियम क्लास थी जो हम लोगों ने किसी बैच में ली थी। उन लोगों के एग्जाम्स पूरे हो गए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत बहुत खास हो सकती है, आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इस क्लास को बहुत अच्छे से देखिएगा। हम लोग इसकी पूरी सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला लाइव सेशन का टॉपिक है वो है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु गेव द टर्म बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी वर्ड किसने दिया था? ठीक है ना, तो ये किसने दिया था वर्ड? कार्ल एरिकी। कार्ल एरिकी नामक वैज्ञानिक था जिन्होंने कि नाम क्या दिया? बायोटेक्नोलॉजी दिया। जैव प्रौद्योगिकी शब्द देने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था? कार्ल एरिकी था। हु डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम? आप सभी जानते हैं जो सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है उसके बिना आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो बायोटेक्नोलॉजी की या जेनेटिक इंजीनियरिंग की। सो हु डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज की थी 3 वैज्ञानिकों ने। एक का नाम था आर्बर नथांस। पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, आर्बर, नथांस एंड स्मिथ। क्या कहा मैंने? आर्बर, नथांस और स्मिथ, इन तीनों ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज की थी और इस खोज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर, आणविक कैंची। आपको मालूम होना चाहिए डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटने के लिए, डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटने के लिए जिस मॉलिक्यूलर सीजर का बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है, राइट, वो कौन है? तो सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, मॉलिक्यूलर सीजर, आणविक कैंची, सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जॉइनिंग एंजाइम, जोड़ने वाला एंजाइम। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट हो सकता है। जॉइनिंग एंजाइम का मतलब होता है वह एंजाइम जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जोड़ता है या 2 डीएनए को जोड़ता है। ठीक है ना, 2 डीएनए को जोड़ता है। जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योगज डीएनए दोस्तों कैसे बनाते हैं अपने? वेक्टर डीएनए प्लस फॉरेन डीएनए। तो जैसे मान लो कि वेक्टर डीएनए को और मुझे फॉरेन डीएनए को जोड़ना है, और मुझे मान लीजिए कि आर डीएनए बनाना है। ठीक है ना, तो वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए को जोड़ना है और आर डीएनए यानी कि पुनर्योगज डीएनए बनाना है। तो याद रखो वो कौन सा एंजाइम होता है? तो डीएनए लाइगेज। कौन सा एंजाइम होता है दोस्तों? डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है, डीएनए लाइगेज। नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक डीएनए। पैलिंड्रोमिक डीएनए क्या है? एक सीक्वेंस है बेस पेयर्स की। ये सीक्वेंस है बेस पेयर्स की, ठीक है ना, जो समान पड़ी जाती है, जो दोनों से स्ट्रैंड के ऊपर समान पड़ी जाएगी यदि पढ़ने की दिशा को समान रखा जाए। बात समझ में आ रही है? पैलिंड्रोमिक डीएनए क्या होता है? पहले आप यूं समझें कि पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है। पहले तो पैलिंड्रोम का मतलब समझो। पैलिंड्रोम का मतलब होता है जैसे तेजू के पापा के जूते। अब इसको लेफ्ट टू राइट पढ़ो या राइट टू लेफ्ट पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है? तेजू के पापा के जूते। ठीक है, दूसरा एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल दिया मैडम। अब आप उल्टा सीधा एक समान है, मैडम पढ़ो, लेफ्ट टू राइट पढ़ो। ठीक है ना, मतलब पैलिंड्रोम वर्ड जो आया है वो एक ऐसा अल्फाबेट्स का समूह है जिसको लेफ्ट या राइट से पढ़ने पर वो समान प्रतीत होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मलयालम, ठीक है ना, तो तेजू के पापा के जूते, मैडम मलयालम, ये पैलिंड्रोम का मतलब होता है। तो पैलिंड्रोम जो है वो एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है जो चाहे आप लेफ्ट टू राइट पढ़ो या राइट टू लेफ्ट पढ़ो,
आपको समान प्रतीत होता है। लेकिन पैलिंड्रोमिक डीएनए थोड़ा सा अलग है। पैलिंड्रोमिक डीएनए है वो दोस्तों क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स है। ये बेस पेयर्स का एक क्षार युग्मों का एक अनुक्रम है ना, जिसको जो समान प्रतीत होता है यदि पढ़ने की दिशा समान रखी जाए। मतलब यदि मैं मान लीजिए कि इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ रहा हूँ तो फिर मुझे इसको भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम में पढ़ना पड़ेगा, या मैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़ रहा हूँ तो दूसरे वाले को भी मुझे 3 प्राइम टू 5 प्राइम में ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे देखो मैं इधर से चल रहा हूँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ रहा हूँ, GAATTC। अब मैं दूसरी वाले को भी यदि मैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन पढ़ूंगा GAATTC, तो वो क्या कहलाएगा, पैलिंड्रोमिक डीएनए कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, 3 प्राइम टू 5 प्राइम भी पढ़ सकते हैं। जैसे मैं इधर से चलता हूँ 3 प्राइम पढ़ता हूँ CTTAAG, अब इधर से भी 3 प्राइम 5 प्राइम पढ़ूंगा CTTAAG। तो ये जो होता है दोस्तों उसको अपने क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज दैट इज पैलिंड्रोमिक डीएनए। समझ में आ रहा है? पीसीआर टेक्निक डेवलप बाय, पीसीआर टेक्निक को किसने डेवलप किया था, तो दोस्तों कैरी मुलिस ने किया था। ठीक है ना, कैरी मुलिस। वो साल रिवोल्यूशनरी ईयर था, है ना, क्रांतिकारी साल था, जिसमें कि कैरी मुलिस ने इस पीसीआर टेक्निक को डेवलप कर दिया। पीसीआर तकनीक जो है वो मील का पत्थर साबित हुआ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि हम कुछ ही मिनटों के अंदर डीएनए की अरबों कॉपीज बना सकते हैं। ठीक है ना, तो रेप्लिकेशन से थोड़ा सा बहुत बहुत अलग है। तो कैरी मुलिस ने पीसीआर टेक्निक को डेवलप किया था। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, आरएनए से डीएनए का बनना। आरएनए से डीएनए का बनना मतलब कि टेम्पलेट की तरह कौन काम करेगा, आरएनए, और उसके ऊपर क्या बनेगा, डीएनए। उसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। नॉर्मली क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन में, क्या होता है दोस्तों, डीएनए से, समझो ऐसे डीएनए से आरएनए बनता है, तो वो क्या कहलाता है, वो जो प्रक्रिया होती है उसको अपने बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए का बनना। लेकिन यदि उल्टा हो जाए, आरएनए से डीएनए बन जाए, तो आरएनए टेम्पलेट की तरह, यहां पर क्या है, सिंपल ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या हो रहा है, टेम्पलेट की तरह कौन काम कर रहा है, डीएनए, और उस टेम्पलेट के ऊपर क्या बन रहा है, आरएनए। लेकिन उल्टा हो जाए, आरएनए जो है वो टेम्पलेट की तरह काम करे और उसके ऊपर डीएनए बन जाए, तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में सबसे पहले टेमिन एंड बाल्टीमोर ने बताया था दोस्तों, टेमिन और बाल्टीमोर ने बताया था, राइट। और इसीलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को ही टेमिनिज्म भी कहते हैं। कई बार बच्चों से क्वेश्चन टेमिनिज्म के ऊपर आ जाता है, तो टेमिनिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो बच्चे फंस जाते हैं। कंफ्यूजन नहीं करना है, टेमिन और बाल्टीमोर ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया था, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, टेमिनिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखो। अब cDNA क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, है ना, क्या कहते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, पूरक डीएनए कहते हैं, है ना। याद रखो, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो आरएनए से जो डीएनए बनता है वो cDNA होता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, राइट। किससे बना ये, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से। याद रहे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और याद रखना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जिस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। और आरएनए से यहाँ पर जो डीएनए बनता है, आरएनए से जो डीएनए बनता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, उसको हम क्या कह देते हैं, cDNA कह देते हैं। cDNA बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, पूरक डीएनए के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। ऑलराइट, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज अगला आ जाता है कि ओराई क्या है। ओराई तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, है ना। वह बिंदु जहां से रेप्लिकेशन, प्रतिकृतयन, रेप्लिकेशन शुरू होता है, वह बिंदु जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे ओराई कहते हैं। मान लीजिए कि ओराई की बात करें तो वेक्टर के अंदर ओराई होता है, एक वाहक होता है। बायोटेक्नोलॉजी में वाहक तो जानते हो ना सभी, जो फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल में लेकर जाता है। तो याद रखना है कि ओराई बिंदु जो है वह बिंदु है वेक्टर के ऊपर
जहां पर कि यदि फॉरेन डीएनए आकर जुड़ता है तो फॉरेन डीएनए के आकर जुड़ता है तो उसकी होस्ट सेल के अंदर क्या बन जाती है, होस्ट सेल के अंदर कॉपीज बन जाती है। तो उसकी होस्ट सेल के अंदर क्या बन जाती है दोस्तों, कॉपीज बन जाती है। होस्ट सेल के अंदर कॉपीज बन जाती है। इज इट क्लियर और नॉट? होस्ट सेल के अंदर कॉपीज बन जाती है। तो वह बिंदु जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है, वह बिंदु जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है उसको ओराई कहते हैं। ओराई के ऊपर आकर फॉरेन डीएनए जुड़ जाता है और फॉरेन डीएनए जुड़ता है तो होस्ट सेल में उसकी प्रतियां बन जाती है। इसको अपने क्या कह देते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्लियर है दोस्तों? नाउ अगला आते हैं स्टैंडर्ड प्लाज्मिक वेक्टर, मतलब एक आदर्श प्लाज्मिक वाहक कौन सा है। एक आदर्श प्लाज्मिक वाहक जो है वो कौन सा है, PBr 322। एक आदर्श जो प्लाज्मिक वाहक है, सबसे बेहतरीन प्लाज्मिड वाहक जो है वो कौन है, PBr 322 है। इसको किसने खोजा था, तो बॉलीवर, इसको बॉलीवर और रॉड्रिग्यूज है ना, बॉलीवर और रॉड्रिग्यूज ने इसको खोजा था। बॉलीवर और रॉड्रिग्यूज ने इसको खोजा था और इसीलिए इसको हम बोलते हैं P फॉर प्लाज्मिड, B फॉर बॉलीवर, R फॉर रॉड्रिग्यूज। तो PBr 322 ये एक आदर्श वेक्टर, एक स्टैंडर्ड वेक्टर माना गया है। एक्सपांड YAC और BAC ये भी क्या है, वेक्टर्स हैं। ये भी सब क्या हैं, वाहक हैं दोस्तों। ये भी क्या है, वाहक हैं, राइट। ये भी वाहक हैं और ये जो वाहक है वो कौन सा है, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। जितने भी प्रश्न हम कर रहे हैं कभी भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और BAC का मतलब होता है बेटा बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, तो ये भी अपने को ध्यान रखना, दोनों ही क्या है, वाहक है, वेक्टर है। अब व्हीकल डीएनए क्या होता है, ये जो व्हीकल डीएनए होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हीकल डीएनए का मतलब क्या होता है, वाहक डीएनए। और वाहक का काम क्या होता है, वाहक का काम क्या होता है कि फॉरेन डीएनए को अपने डेस्टिनेशन पर लेके जाना। मतलब वाहक डीएनए वह होता है जो फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल में लेकर जाता है ना। वह डीएनए जो फॉरेन डीएनए को परपोषी कोशिका में लेकर जाता है। वह डीएनए जो फॉरेन डीएनए को परपोषी कोशिका में लेकर जाता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, वाहक डीएनए कहते हैं। कंफ्यूजन नहीं करना है, वाहक डीएनए बोले तो वेक्टर डीएनए है ना, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करना है। वाहक डीएनए बोले तो वेक्टर डीएनए, ये हमारी बायोटेक्नोलॉजी की गाड़ी है। और फॉरेन डीएनए को समझ लो कि सवारी है। गाड़ी का काम क्या होता है, सवारी को डेस्टिनेशन पे लेके जाना। तो वेक्टर नाम की गाड़ी के ऊपर सवार होकर फॉरेन डीएनए जो है वो कहाँ पर जाता है, होस्ट सेल के अंदर जाता है, ठीक है। तो व्हीकल डीएनए कौन है, वेक्टर डीएनए। नहीं, ये जो आप लोग लिख रहे हो ना कि ये प्लाज्मिड है, वेक्टर तो बेटा कोई प्लाज्मिड जरूरी थोड़ी है, बहुत सारे हो सकते हैं। प्लाज्मिड हो सकता है, कॉस्मिड हो सकता है, बैक्टीरियोफेज हो सकता है, यैक हो सकता है, बैक हो सकता है। प्लांट वायरसेस वेक्टर की तरह काम कर सकते हैं, कुछ एनिमल वायरसेस काम कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा सर 4 को बायोलॉजी का एग्जाम में एडमिट कार्ड आ गए हैं। चलो दिन बहुत पास में है, तेज़ी से सभी लोगों को पढ़ना है, ठीक है। हम भी जो कुछ बाकी है वो तेज़ी से आप लोगों को अभी 2-4 दिन में करवा देंगे। लाइव क्लासेस आपकी जो भी कुछ बाकी है वो सारी के सारी फास्ट करवाएंगे। बहुत अच्छी बात है, 4 तारीख को एग्ज़ाम आ गए, पूरी ताकत के साथ में जुड़ जाइए। अच्छा अभी जस्ट ही आया है, गुड। बाकी सब लोगों को भी यदि इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो भी अलर्ट हो जाएं। कुछ बच्चे हमें यहाँ पर लिख रहे हैं कि 4 को बायोलॉजी का एग्ज़ाम है और एडमिट कार्ड भी आ गए हैं, है ना। तो बाकी सब भी अलर्ट हो जाइए, बिल्कुल अलर्ट मोड के ऊपर आ जाइए और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। अदर नेम्स ऑफ फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए यानी कि विजातीय डीएनए के नाम क्या क्या हो सकते हैं, तो विजातीय डीएनए के टारगेट डीएनए। टारगेट डीएनए का मतलब होता है लक्ष्य डीएनए, टारगेट डीएनए यानी कि लक्ष्य डीएनए। और क्या क्या नाम हो सकते हैं, तो सोर्स डीएनए, विजातीय डीएनए के नाम है सारे, है ना। स्रोत डीएनए, राइट, टारगेट डीएनए और क्या है, सोर्स डीएनए।
विजातीय डीएनए तो खैर है ही, पैसेंजर डीएनए, पैसेंजर डीएनए यानी कि यात्री डीएनए, यात्री डीएनए, पैसेंजर डीएनए। और क्या हो सकता है, टारगेट डीएनए, सोर्स डीएनए, पैसेंजर डीएनए, एलियन डीएनए, एलियन डीएनए, है ना। ये सब नाम किसके हैं, फॉरेन डीएनए की। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, टारगेट डीएनए को आप सोर्स डीएनए कहो, पैसेंजर डीएनए कहो, टारगेट डीएनए कहो, एलियन डीएनए कहो, सब एक ही बात है, ठीक है। एक्सपांड एएमपी और टीटीआर। एएमपीआर क्या है, एएमपीआर तो ये क्या है, एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। और टीईटीआर, टीईटीआर क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, है ना, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। हिंदी में बोल देता हूं, एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन, टेट्रासाइक्लिन प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन। वास्तव में ये जो है वो क्या है, प्रतिजैविक, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है ये, है ना, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है। और आपकी इंफॉर्मेशन के बता दूं, PBR322 है ना, PBR322 वेक्टर जो होता है दोस्तों, PBR322 वेक्टर, उसके अंदर ये दोनों ही प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन पाए जाते हैं। मतलब कि यदि हम एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन का उपयोग करें तो उसके ऊपर असर नहीं होगा, उसके ऊपर असर नहीं होगा, ठीक है। नेम टू बैक्टीरियोफेजेस वेक्टर। देखो वेक्टर बेटा अभी मैंने क्लियर किया था, वेक्टर प्लाज्मिड भी हो सकता है, बैक्टीरियोफेज यानी कि जीवाणुभोजी भी हो सकता है, कॉस्मिड भी हो सकता है, फेजमिड भी हो सकता है, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी हो सकता है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी हो सकता है, टीआई प्लाज्मिड भी हो सकता है, रेट्रोवायरस भी हो सकता है। इतने सारे क्या हो सकते हैं, वेक्टर्स हो सकते हैं। तो बैक्टीरियोफेज वेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो एक तो लैम्डा फेज, आपने सुना होगा बेटा, देखें कोई जवाब दे रहा है क्या, लैम्डा फेज, गुड, वेरी गुड। हुमा खान ने एग्जाम्पल दिया है कि लैम्डा फेज। और एक और बताओ, M13, ये भी बहुत फेमस बैक्टीरियोफेज वेक्टर है, M13 बैक्टीरियोफेज वेक्टर, M13 बैक्टीरियोफेज वेक्टर, M13 बैक्टीरियोफेज। तो एक तो लैम्डा फेज है और एक कौन सा है, हाँ रुखसार सही बोला है, लैम्डा फेज और M13 बैक्टीरियोफेज वेक्टर भी बहुत अच्छे वेक्टर्स है, इनका कॉपी नंबर हाई होता है बेटा, प्लाज्मिड से भी अच्छे वेक्टर्स होते हैं ये, ठीक है। एक लैम्डा फेज है और एक कौन सा है, M13 बैक्टीरियोफेज है। आगे बढ़ते हैं, नेम अ वेक्टर यूज्ड फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट। एक ऐसा वेक्टर नाम बताओ जो जीन्स को डिलीवर करने के अंदर, पादपों के अंदर जीन्स को डिलीवर करने के काम में आ सकता है। एक ऐसा वेक्टर जो जीन्स को पादपों में डिलीवर करने के काम में आता है, कौन बता रहा है, फास्ट पहला, यस वेरी गुड, नीलोफर का आंसर टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड आपने सुना होगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस से प्राप्त करते हैं बेटा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, राइट, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस से प्राप्त करते हैं। और इस टीआई प्लाज्मिड का यूज हम जीन्स को प्लांट्स के अंदर, जीन्स को पादपों के अंदर डिलीवर करने के लिए काम में आते हैं। हाँ अविता, हुमा, जया, राइट, आप लोगों का आंसर सही है, कीर्ति, यस। नेम अ वेक्टर यूज्ड फॉर क्लोनिंग जीन्स इन एनिमल्स। नेम अ वेक्टर, एक ऐसे जंतुओं में जीनों की क्लोनिंग के लिए, जंतुओं में जीन की क्लोनिंग के लिए, जंतुओं में जीन क्लोनिंग के लिए कौन सा वाहक यूज होता है, क्लियर। हाँ सभी लोग, विजय वगैरह सभी लिख रहे हैं कि एडमिट कार्ड आ गया है, बिल्कुल आपके एग्जाम बहुत बहुत नज़दीक है, लगे रहिए, राइट। जंतुओं में जीनों की क्लोनिंग के लिए प्रयुक्त वाहक, राइट, कौन सा है भाई, रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस। इसलिए मैं चाहता हूँ आपका बिल्कुल भी टाइम 1 मिनट भी वेस्ट ना हो, इसीलिए हम बैक टू बैक क्लासेस भी लेंगे और हम सीधी बात करेंगे आपसे। जीन गन या बायोलिस्टिक, ये जीन गन मेथड जो है वो प्लांट सेल के अंदर यूज होता है। किसके अंदर यूज होता है, प्लांट सेल के अंदर, है ना। यहाँ पर गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल्स, गोल्ड व टंगस्टन पार्टिकल, गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल का जो यूज है वो किया जाता है। यहाँ पर क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में पहुंचाने के लिए, वापस से बोल रहा हूँ दोस्तों, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में पहुंचाने के लिए गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल्स का यूज होता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल्स को
रिकॉम्बिनेंट डीएनए के द्वारा कोट कर दिया जाता है, यानी कि गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल के चारों तरफ किसको लपेट दिया जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। और फिर हाई वेलोसिटी के ऊपर, उच्च वेग के ऊपर प्लांट सेल के ऊपर इन गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल्स को हिट किया जाता है। तो हिट करने के ऊपर जो डीएनए होता है वो कहाँ पर चले जाता है, होस्ट सेल के अंदर चले जाता है। तो ये जीन गन मेथड या बायोलिस्टिक मेथड जो होता है वो एक तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्लांट सेल में पहुंचाने के लिए होता है। याद रखो, गोल्ड एंड टंगस्टन पार्टिकल्स जिसके चारों तरफ डीएनए लिपटा हुआ है, उन गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल्स को हिट किया जाता है हाई वेलोसिटी के ऊपर। तो हाई वेलोसिटी के ऊपर हिट करते हो तो डीएनए अंदर छूट जाता है, राइट। इस तरीके से हम प्लांट सेल के अंदर डीएनए को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है? तो याद रखो हमेशा वेक्टर डीएनए बेटा बोले तो वाहक डीएनए है ना, वाहक डीएनए को जोड़ा जाता है किसके साथ में, फॉरेन डीएनए। जब वाहक डीएनए को फॉरेन डीएनए के साथ में जोड़ा जाता है, यानी कि विजातीय डीएनए के साथ में जोड़ा जाता है ना, तो विजातीय डीएनए के साथ में जोड़ोगे और वो भी किसकी मदद से, डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से, तो क्या होगा, जैसे कि ये वेक्टर डीएनए है और इसके अंदर तुमने फॉरेन डीएनए को जोड़ दिया तो क्या बन गया भैया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, यानी कि पुनर्योगज डीएनए का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, पुनर्योगज डीएनए का निर्माण हो जाता है। तो याद रखना वेक्टर डीएनए प्लस फॉरेन डीएनए, याद रखो वेक्टर डीएनए प्लस फॉरेन डीएनए को डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से जोड़ेंगे और फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अच्छा पहले तो क्या करेंगे, काटेंगे, है ना, जैसे ये वेक्टर डीएनए को काटा और ये किसको काटा, फॉरेन डीएनए को काटा, किसकी मदद से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से। फिर इस वेक्टर डीएनए को काटने के बाद में वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए दोनों को जोड़ देते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से, और फिर हम लोग क्या बना देते हैं, आरडीएनए बना देते हैं, ठीक है। व्हाट इज काइमेरिक डीएनए, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करना है, आरडीएनए का ही दूसरा नाम काइमेरिक डीएनए। क्या कहा मैंने, आरडीएनए का ही दूसरा नाम क्या है, काइमेरिक डीएनए। क्यों, क्योंकि ये दो डीएनए के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, यानी कि वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए दो चीज़ों के जोड़ से बना हुआ है, इसीलिए हम आरडीएनए को ही काइमेरिक डीएनए के नाम से जानते हैं। नेम सम लाइजिंग एंजाइम्स का मतलब समझते हो, लयनकारी एंजाइम जैसे कि सेल्यूलेज है ना, काइटिनेज, प्रोटीएज, लाइसोजाइम, ये क्या है सब बेटा, लाइजिंग एंजाइम्स है। लाइजिंग एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे सेल्यूलेज जो है वो किसके ऊपर एक्शन करेगा, सेल्यूलोज के ऊपर एक्शन करता है। सेल्यूलेज किसके ऊपर एक्शन करेगा, सेल्यूलोज को लाइस करेगा। काइटिनेज किसको, काइटिन की वॉल जो होती है फंगस के अंदर उसके ऊपर एक्शन करेगा। प्रोटीएज जो है वो किसके ऊपर एक्शन करेगा, प्रोटीन के ऊपर। लाइसोजाइम जो है वो बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर एक्शन करेगा, राइट, ताकि कि हम सेल का लयन कर दें। जब सेल का लयन हो जाएगा तो न्यूक्लियस एक्सपोज होगा, डीएनए एक्सपोज हो जाएगा, हम डीएनए को क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए के लिए, डीएनए को विलगित करने के लिए कोशिका का लयन अति आवश्यक है। लयनकारी एंजाइम डिपेंड करेगा कि हम किसका लयन करवाना चाहते हैं। यदि हम प्लांट सेल जो कि जिसकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई है उसका लयन करवाना चाहते हैं तो सेल्यूलोज का यूज़ करेंगे। फंगस की वॉल जो कि काइटिन की बनी हुई है उसका लयन करवाना चाहते हैं तो हम काइटिनेज का उपयोग करेंगे, ठीक है। बैक्टीरियल सेल वॉल का लयन करना चाहते हैं तो हम लोग लाइसोजाइम एंजाइम का यूज़ करेंगे। मेरे ख्याल से क्लियर है, लयनकारी एंजाइम क्लियर है, गुड। नेक्स्ट, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इज डन बाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई परीक्षाओं के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, यदि मैं डीएनए खंडों को पृथक करना चाहता हूँ, उन्हें विलगित करना चाहता हूँ, यदि मैं डीएनए खंडों को पृथक करना चाहता हूँ, विलगित करना चाहता हूँ, तो मैं किसके द्वारा करूँगा, तो सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी डन बाय अ वेरी वेरी स्पेशल टेक्निक जिसका कि नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। याद रखोगे, भूलना मत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए खंडों का पृथक्करण एवं विलगन जिसके द्वारा होता है, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट इज डन बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर स्टेन्ड बाय, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर डीएनए को पृथक करने के लिए हमें
खंडों को देखना आवश्यक है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर यदि आप डीएनए के खंडों को पृथक करना चाहते हो तो आपको उन्हें अभिरंजित करना पड़ेगा, राइट। बिना अभिरंजित किए हुए आप उनको देख नहीं सकते हो। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में खंडों को आप किससे अभिरंजित करोगे, तो एक कंपाउंड से करोगे जिसका नाम है दोस्तों एथिडियम ब्रोमाइड, है ना। एथिडियम ब्रोमाइड से तो तुम अभिरंजित करोगे और यूवी लाइट का क्या करोगे, उपयोग करोगे। एक तो यूवी लाइट का उपयोग करोगे और तुम एथिडियम ब्रोमाइड का यूज करोगे, तो दोनों की उपस्थिति में चटक केसरी रंग यानी कि ब्राइट ऑरेंज कलर के डीएनए बैंड्स आप लोगों को दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर डीएनए को जिससे हम स्टेन करते हैं वो कौन है, एथिडियम ब्रोमाइड है, और ऊपर से यूवी लाइट डालते हैं। नेम द जेल्स विच आर यूज्ड इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हम कौन कौन सी जेल को यूज कर सकते हैं, तो एक तो दोस्तों एगेरोज जेल है, एगेरोज जेल ये तो सभी जानते हो, एगेरोज जेल ये तो सभी जानते हैं। दूसरी एक और मैं आप लोगों के मुंह से जानना चाहता हूँ, कौन बताना चाहता है, एगेरोज जेल तो बिल्कुल सही है, एक और जेल का नाम बता दीजिए। नहीं, कोई भी नहीं, पॉलीएक्रिल अमाइड जेल। कौन सी है दोस्तों, पॉलीएक्रिल अमाइड जेल। पॉलीएक्रिल अमाइड जेल भी यूज़ की जाती है। एगेरोज जेल के अलावा हम लोग पॉलीएक्रिल अमाइड जेल का भी यूज़ कर सकते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर। डीएनए मॉलिक्यूल इज नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज। हमेशा याद रखना डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर, डीएनए एक ऋण आवेशित अणु है। डीएनए जो होता है वो एक ऋण आवेशित अणु है। एक्सपांड पीसीआर, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पीसीआर तकनीक का डेवलपमेंट कैरी मुलिस ने किया था, ठीक है ना। ये एक जेरोक्स कॉपी मशीन की तरह है जिसमें आप 1 अरब कॉपीज़ भी कुछ ही मिनटों के अंदर बना सकते हैं। पीसीआर का पूरा नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या कहते हैं उसको, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के नाम से उसको जानते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक्सपांड पीसीआर, पीसीआर का पूरा नाम क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। विच एंजाइम इज यूज्ड ड्यूरिंग पीसीआर, पीसीआर के अंदर कौन सा यूज होता है एंजाइम, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेक पॉलीमरेज। ये थर्मोस्टेबल एंजाइम है दोस्तों, थर्मोस्टेबल एंजाइम है, राइट। ये हाई टेम्परेचर के ऊपर भी ये रिटेन करता है, टेक पॉलीमरेज, ठीक है। क्या कहा मैंने, विच एंजाइम इज यूज ड्यूरिंग पीसीआर, पीसीआर के अंदर कौन से एंजाइम का यूज होता है, टेक पॉलीमरेज। याद रखना सामान्य रेप्लिकेशन के अंदर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज होता है, यहाँ पर जिस एंजाइम का यूज होता है वो टेक पॉलीमरेज है, ठीक है। व्हाट आर प्राइमर्स, प्राइमर्स क्या होते हैं, स्मॉल ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स, स्मॉल ओलिगो न्यूक्लियो, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, स्मॉल ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, है ना, विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट डीएनए। क्या मतलब है, प्राइमर जो होते हैं, प्राइमर ऐसे टुकड़े हैं जैसे मान लीजिए ये टेम्पलेट डीएनए है, मानो कि ये टेम्पलेट डीएनए है और टेम्पलेट डीएनए के ऊपर कोई सीक्वेंस है TACG, तो प्राइमर जो होगा उसके ऊपर सीक्वेंस उसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी ATGC। प्राइमर जो होते हैं वो छोटे ओलिगो न्यूक्लियोटाइड है, कुछ ही न्यूक्लियोटाइड से बनी हुई अनुक्रम होते हैं जिनके ऊपर अनुक्रम जो होता है वो टेम्पलेट डीएनए के अनुक्रम का पूरक होता है। क्लियर है, टेम्पलेट डीएनए के अनुक्रम का क्या होता है दोस्तों, पूरक होता है। ये जो प्राइमर्स होते हैं वो पीसीआर में भी यूज़ होते हैं, है ना। ये नई श्रृंखला निर्माण करने के लिए सहायक होते हैं, नई श्रृंखला निर्माण में सहायक। ये नई श्रृंखला निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, नई श्रृंखला निर्माण में सहायक। टेक पॉलीमरेज एंजाइम इज आइसोलेटेड फ्रॉम, अभी जस्ट हमने कहा था पीसीआर तकनीक के लिए, हमने कहा था कि पीसीआर तकनीक के लिए जरूरी जो एंजाइम है, पीसीआर तकनीक के लिए जो जरूरी एंजाइम वो टेक पॉलीमरेज है। अब क्वेश्चन आता है टेक पॉलीमरेज एंजाइम को किससे पृथक किया जाता है, तो टेक पॉलीमरेज एंजाइम को जिससे पृथक किया जाता है वो कौन सा है, एक बैक्टीरिया है थर्मस एक्वेटिकस। ये क्या है, थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया है।
उससे टैग पॉलीमरेज को आइसोलेट करते हैं। गोल्डन राइस, ये क्या है? गोल्डन राइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, कभी भी प्रश्न पूछ ही लेंगे आपसे। विटामिन ए एनरिच्ड राइस है ना। एक तरीके से आप इसको जीएम फूड भी कह सकते हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। विटामिन ए एनरिच्ड राइस है, इसके अंदर बीटा कैरोटीन पाया जाता है, इसीलिए इसका रंग थोड़ा सा पीला होता है ना। तो ये एक जीएम फूड है, क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है। वैसे भी आप जानते हो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड से हम किसी भी चीज़ की न्यूट्रिशनल वैल्यू को, पोषक वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। गोल्डन राइस को बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने प्रिपेयर किया, इसके अंदर विटामिन ए एनरिच्ड करवाया, क्योंकि इसके अंदर क्या है, उन्होंने इनोक्यूलेट किया, बीटा कैरोटीन को डाल दिया, ठीक है ना। बीटा कैरोटीन को डाल दिया, तो बीटा कैरोटीन को डालने से क्या हुआ, दैट इज़ विटामिन ए एनरिच्ड राइस थी। तो बीटा कैरोटीन जो होता है वो सोर्स होता है विटामिन ए का, क्योंकि बीटा कैरोटीन लिवर में जाकर कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए के अंदर। तो ये विटामिन ए एनरिच्ड क्या थी? राइस थी, विटामिन ए एनरिच्ड राइस। नेक्स्ट, जीन एम्प्लीफिकेशन इज डन बाय, जीन प्रवर्धन किसकी तकनीक के द्वारा किया जाता है? याद रखना, जीन प्रवर्धन जो होता है यानी कि एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन किसके द्वारा किया जा सकता है? पीसीआर तकनीक के द्वारा। पीसीआर क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या कहते हैं इसको? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किसके लिए होता है? जीन एम्प्लीफिकेशन के लिए, जीन प्रवर्धन के लिए होता है। किसके लिए होता है दोस्तों? जीन प्रवर्धन के लिए। ह्यूमन इंसुलिन को क्या कहते हैं? ह्यूमन इंसुलिन को हम ह्यूमिलिन कहते हैं। ह्यूमन इंसुलिन को हम क्या कहते हैं? ह्यूमिलिन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? ह्यूमन इंसुलिन को क्या है? हाँ यस, सुचि और सोनम, कीर्ति, सुनील, अविता, घनश्याम, सबका आंसर सही है। ह्यूमन इंसुलिन को हम क्या कहते हैं? ह्यूमिलिन कहते हैं। अभी एक लेटेस्ट इंसुलिन खोजा गया है, लेटेस्ट इंसुलिन, है ना। अभी तक तो क्या होता था कि रोगी को खाना खाने के आधा घंटे पहले इंजेक्शन लेना पड़ता था इंसुलिन का, है ना। अब आधा घंटे की जगह पे 15 मिनट ही पहले उस इंजेक्शन को लिया जा सकता है। उसका कभी पूछ ले तो हुमालॉग, क्या है दोस्तों? हुमालॉग, ठीक है ना। रेनबैक्सी कंपनी आपने नाम सुना होगा, फार्मास्यूटिकल कंपनी का, रेनबैक्सी का। तो रेनबैक्सी ने ये हुमालॉग तैयार किया है, अभी लेटेस्ट है ये। विच कंपनी प्रोड्यूस्ड ह्यूमन इंसुलिन? ह्यूमन इंसुलिन को किस कंपनी ने बनाया? तो एली लिली कंपनी ऑफ अमेरिका। एली लिली कंपनी ऑफ अमेरिका, अमेरिका की कंपनी थी जिसका कि नाम क्या था? एली लिली कंपनी। विच कंपनी प्रोड्यूस्ड ह्यूमन इंसुलिन? ह्यूमन इंसुलिन को किस कंपनी ने बनाया? तो मानव इंसुलिन को जिस कंपनी ने बनाया वो कौन था? एली लिली कंपनी ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट, जीन्स ऑफ बीटी टॉक्सिन वर आइसोलेटेड फ्रॉम। बीटी टॉक्सिन जीन जिनको की डालकर और बीटी कॉटन नामक रेजिस्टेंट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया गया। तो किससे? बेसिलस थुरिनजेनेसिस। बेसिलस थुरिनजेनेसिस, बेसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया से, बेसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया से क्या निकाला? बीटी टॉक्सिन को निकाला और उसको कॉटन प्लांट के अंदर डाल दिया, और कॉटन प्लांट को हमने इंसेक्ट रेजिस्टेंट बना दिया। क्या बना दिया दोस्तों? इंसेक्ट रेजिस्टेंट। विच जीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन कॉटन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कॉटन बॉलवर्म्स? कोई बताना चाहता है क्या? कितना क्लोजली पढ़ा है मैं देखना चाहता हूँ। अच्छा चलो मैं हिंट दे देता हूँ। कौन सी जीन बताओ? कौन बताओ? विच जीन्स कपास के पादप में कॉटन बॉलवर्म्स, कपास के पादप में कॉटन बॉलवर्म से सुरक्षा के लिए, कपास के पादप में कॉटन बॉलवर्म से सुरक्षा के लिए, कॉटन बॉलवर्म से सुरक्षा के लिए, कॉटन बॉलवर्म से सुरक्षा के लिए कौन से जीन्स को डाला गया? 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 तो याद रखना, कपास के पादप में कॉटन बॉल से सुरक्षा के लिए कौन से जीन्स को डाला गया? तो क्राई 1AC और क्राई 2AB। क्राई 1AC, क्राई 1AC और क्राई 2AB, क्राई 1AC और क्राई 2AB। और कॉर्न बोरर, मक्का छेदक कीट से सुरक्षा के लिए मक्के में किस जीन को डाला गया? कॉर्न बोरर, मक्का छेदक कीट से सुरक्षा के लिए मक्के में किस जीन को डाला गया? तो वो नाम कौन सा था? क्राई 1AB, भूलना नहीं, क्राई 1AB। ये कौन सा था? क्राई 1AC,
एंड क्राई 2AB, क्राई 1AC एंड क्राई 2AB। और यहाँ पर क्या है, क्राई 1AB। कॉर्न बोरर से सुरक्षा के लिए मक्के में जिस जीन को डाला गया वो कौन सा था, क्राई 1AB। नेक्स्ट, एक्सपांड आरएनएआई। आरएनएआई को बोलते हैं आरएनए इंटरफियरेंस, आरएनए इंटरफियरेंस, आरएनए इंटरफियरेंस, या आप इसको हिंदी में बोलते हो आरएनए अंतरक्षेप। एक तरीके से यूकैरियोट्स में सेलुलर डिफेंस की ये एक विधि है। यूकैरियोट्स में यह एक सेलुलर डिफेंस की विधि है जिसके द्वारा इस विधि के अंदर क्या करते हैं, साइलेंसिंग ऑफ mRNA विथ हेल्प ऑफ डबल स्ट्रैंडेड RNA। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड द्विरज्जुकीय आरएनए की मदद से mRNA को क्या किया जाता है, साइलेंस किया जाता है। साइलेंसिंग ऑफ mRNA विद द हेल्प ऑफ डबल स्ट्रैंडेड RNA इज कॉल्ड एज आरएनए इंटरफेरेंस। यूकैरियोट्स में सेलुलर डिफेंस की ये एक विधि है। वापस से बोल रहा हूँ, आरएनए अंतरक्षेप यूकैरियोट्स में सेलुलर डिफेंस की एक विधि है जिसमें कि हम द्विरज्जुकीय आरएनए की मदद से हम mRNA को साइलेंस कर देते हैं। ठीक है, मेरा वीडियो देख लेना, बहुत अच्छे से मैंने आरएनए इंटरफेरेंस समझा रखा है। SCID, पहली बात तो SCID क्या होता है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी है ना। सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी किस एंजाइम की कमी से SCID रोग हो जाता है, तो पहले तो SCID रोग है क्या, तो सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, प्रतिरक्षा तंत्र इसमें कमज़ोर हो जाता है। और जो एंजाइम जो इसमें कमी हो जाती है वो कौन सा है, ADA एंजाइम, यानी कि एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, राइट, ADA एंजाइम। मैच्योर इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी चेन्स, परिपक्व इंसुलिन में श्रृंखलाओं की संख्या। तो परिपक्व इंसुलिन में दो ही श्रृंखलाएं होती है, एक चेन A होती है दोस्तों और एक क्या होती है, चेन B। टोटल मिलाकर इनमें 51 अमीनो एसिड होते हैं, एक में 30 अमीनो एसिड होते हैं, दूसरे के अंदर 21 अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, तो मैच्योर इंसुलिन के अंदर कितनी चेन्स होती है, तो आपका उत्तर क्या होगा, 2 चेन्स होती है। ठीक है, आपका उत्तर क्या होगा, 2 चेन्स होती है, चेन A और चेन B, चेन A और चेन B। मैच्योर इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी चेन्स, चेन A और चेन B, जिसमें टोटल मिलाकर 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, एक चेन के अंदर 30, दूसरे चेन के अंदर क्या होते हैं, 21। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ चेन्स इन प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन मतलब होता है प्राक इंसुलिन, तो उसके अंदर 3 चेन्स होती है, चेन A, चेन B और चेन C। चेन A और चेन B में मिलाकर 51 अमीनो एसिड होते हैं और चेन C के अंदर दोस्तों शायद कम लोग जानते होंगे 33 अमीनो एसिड होते हैं। लेकिन जब इंसुलिन परिपक्व बन जाता है तो चेन C यानी कि C पेप्टाइड, इसको C पेप्टाइड कहते हैं, यह हट जाती है और केवल चेन A और चेन B ही रह जाती है। द 2 चेन्स ऑफ इंसुलिन आर कनेक्टेड टुगेदर बाय, इंसुलिन की दोनों श्रृंखला आपस में कैसे जुड़ी रहती है, जैसे कि ये चेन A है और ये चेन B है, ये चेन B है। अब ये कैसे जुड़ी रहती है, तो ऐसे जुड़ी रहती है, किसके द्वारा, तो इंसुलिन की दोनों श्रृंखलाएं किसके द्वारा जुड़ी रहती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के द्वारा। दोस्तों किसके द्वारा जुड़ी रहती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के द्वारा। याद रखना, इंसुलिन की दोनों श्रृंखलाएं डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती है। वे डॉली शिप वार डेवलप, तो डॉक्टर यान विल्मट ने कहाँ पर डेवलप किया था उसको, रोजलिन इंस्टीट्यूट, स्कॉटलैंड। रोजलिन इंस्टीट्यूट आपने सुना होगा शायद, रोजलिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड। ठीक है, रोजलिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड में डॉक्टर यान विल्मट ने डॉली भेड़ को सबसे पहले क्या किया, विकसित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
एक्सपांड एलिसा, आपको मालूम है एड्स का टेस्ट जो है वो कौन सा होता है? एड्स जांचने के लिए कि किसी व्यक्ति को एड्स है या नहीं, तो एक एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होता है जिसको एलिसा कहते हैं। तो एलिसा का फुल फॉर्म क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट। ऐसे अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास रखना, अपने सर के ऊपर विश्वास रखना, जीत आपकी होगी। लास्ट समय के ऊपर बिना टाइम वेस्ट किए हुए पूरी ताकत के साथ में जुट जाइए। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट। ऐसे मिल्क ऑफ रोजी काऊ कंटेंट, तो ह्यूमन प्रोटीन था। रोजी काऊ को ट्रांसजेनिक एनिमल थी, वो पारजीनी जंतु है जिसको कि बनाया गया है आर्टिफिशियली, तो इसमें ह्यूमन मिल्क प्रोटीन था और उसका नाम क्या था? दैट इज अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, राइट। रोजी गाय के दूध में एक ह्यूमन मिल्क प्रोटीन था अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, जो कि सामान्य गाय के दूध में नहीं पाया जाता है, एंड दैट्स व्हाई अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन रिच मिल्क वाज मोर बेटर फॉर द ह्यूमन बेबीज। फॉर इम्फाइसीमा ट्रीटमेंट व्हाट वाज यूज्ड? इम्फाइसीमा जानते हो ना, चेन स्मोकिंग से होता है। चेन स्मोकिंग से इम्फाइसीमा रोग हो जाता है जिसमें कि एल्वियोलाई की भित्तियाँ वगैरह जो होती है वो नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो इम्फाइसीमा के उपचार के लिए किसका उपयोग हुआ था? तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का यूज हुआ था। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है। इम्फाइसीमा के उपचार के लिए किसका उपयोग किया गया? इम्फाइसीमा ट्रीटमेंट जो है, इम्फाइसीमा के उपचार के लिए जिसका उपयोग किया गया था वो क्या था? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन था। भूलना मत, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट, बायोपायरेसी क्या है ना? तो यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज without taking permission and compensatory payment। जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनके पास में पैसा तो बहुत है, बट दे आर वेरी मच पुअर इन बायोडाइवर्सिटी, उनके वहाँ पर जैव विविधता नहीं है। तो वो क्या करते हैं, ऐसे देश जो गरीब हैं वहाँ की जैव विविधता को ये क्या कर लेते हैं, चुरा लेते हैं, और वहाँ के लोगों के परमिशन लिए बिना, वहाँ की गवर्नमेंट से परमिशन लिए बिना, राइट, बिना पेमेंट किए उन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को चुरा लेते हैं, और इसको एक तरीके से चोरी कहते हैं, है ना। बायोपायरेसी मतलब बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की एक तरीके से ये चोरी है, जो किसी भी हद तक ठीक नहीं है उस देश के निवासियों के लिए या उस देश के लिए। एगेरोस जेल को कहाँ से प्राप्त करते हैं? आपको मालूम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हम एगेरोस जेल वगैरह का यूज़ करते हैं बहुत कॉमनली। तो एगेरोस जेल को कहाँ से प्राप्त करते हैं? सी वीड से, है ना, यानी कि समुद्री खरपतवारों से प्राप्त करते हैं। समुद्री खरपतवारों से प्राप्त करते हैं। समुद्री खरपतवारों से क्या करते हैं भाई? प्राप्त करते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी की ही एक ब्रांच है जिसको कि हम जीन अभियांत्रिकी कहते हैं, है ना। हम क्या कहते हैं? जीन अभियांत्रिकी कहते हैं। तो फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन है? तो पॉल बर्ग। ये कौन है? पॉल बर्ग कौन है? तो जीन अभियांत्रिकी के जनक है। जीन अभियांत्रिकी के जनक कौन है? तो पॉल बर्ग है, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, पॉल बर्ग। नेक्स्ट आ जाते हैं, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ, प्रथम आरडीएनए का निर्माण किसके संयोग से किया गया? तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को एक प्लाज्मिड के साथ में जोड़ा गया जो साल्मोनेला
टाइफीम्यूरियम से, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से प्राप्त, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से प्राप्त प्लाज्मिड को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के साथ जोड़ा, है ना, दैट इज ये दोनों को जोड़ा, और सबसे पहले इन दोनों को जोड़कर और क्या बना दिया गया, आरडीएनए बना दिया गया। ठीक है ना। मोस्ट पॉपुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, सबसे ज़्यादा प्रचलित सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा है, तो ई को आर फर्स्ट, राइट, ई को आर फर्स्ट सबसे ज़्यादा प्रचलित रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जिसका उपयोग होता है। एडवांटेज ऑफ जीएम क्रॉप्स, है ना, जीएम क्रॉप्स के क्या एडवांटेज है, इंक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू, आप न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हो जीएम क्रॉप्स में, जैसे हमने न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाकर और गोल्डन राइस बनाया था जिसमें कि विटामिन ए की अधिकता थी, है ना। कैन मेक क्रॉप्स रेजिस्टेंट टू, कैन मेक क्रॉप रेजिस्टेंट टू कोल्ड, ड्राउट, है ना, कोल्ड, ड्राउट एक्सेट्रा। मतलब आप ऐसी फसलों का निर्माण कर सकते हैं जिनके ऊपर सूखे का, है ना, या बहुत ज़्यादा ठंड का, राइट, ऐसी जो जैविक आपदाएं होती है उनका कोई असर नहीं पड़ता है, आप ऐसी क्रॉप बना सकते हो, है ना। कैन रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, ये जो फसल काटने के बाद में नुकसान होता है उससे हम बच सकते हैं जीएम क्रॉप्स को बनाकर। ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी इंक्रीज मिनरल एफिशिएंसी, इंक्रीज यूसेज ऑफ, ध्यान से सुनो, इंक्रीज यूसेज ऑफ मिनरल, इंक्रीज यूसेज ऑफ मिनरल्स, भूमि के अंदर जो मिनरल्स हैं, तत्व हैं, उनको बहुत एफिशिएंसी के साथ में इंक्रीज यूसेज ऑफ मिनरल्स, मतलब मिनरल्स को एफिशिएंटली यूज़ करना जो सॉइल के अंदर है, ये भी जीएम क्रॉप्स का फ़ायदा है। तो ये सब कुछ चीज़ आपको याद रखनी है। अब आ जाते हैं व्हाट आर बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स एक तरीके के किण्वक हैं, है ना, किण्वक हैं जिनमें बड़े स्तर पर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स को बनाया जा सकता है। बड़े स्तर पर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इंसुलिन है, वैज्ञानिकों ने इंसुलिन को, ह्यूमन इंसुलिन को लेबोरेटरी के अंदर बना के देख लिया। अब आप लेबोरेटरी के अंदर एक सीमा है ना कि आप पेट्री प्लेट के अंदर या टेस्ट ट्यूब के अंदर कितना इंसुलिन बनाओगे। वर्ल्ड ओवर, विश्व भर के अंदर करोड़ों लोग जो हैं वो डायबिटीज़ से प्रभावित है, तो हमें बहुत सारे इंजेक्शन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा तो है नहीं कि रोज़ रोज़ लैब में पेट्री प्लेट के अंदर बनाने लगे, है ना। तो हमको बायोरिएक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, किण्वकों की ज़रूरत पड़ती है। ये ऐसे स्टील कंटेनर्स होते हैं बड़े बड़े, जिनमें 1,000 लीटर एट ए टाइम जो है वो आप लोग प्रोडक्ट को, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के प्रोडक्ट को बना सकते हो, है ना। तो वो बायोरिएक्टर्स होते हैं। मोस्ट पॉपुलर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट भी होता है, सेकंड भी होता है, थर्ड भी होता है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम जो है, वो क्या रहता है, मोस्ट पॉपुलर एंजाइम रहता है। ठीक है। नाउ व्हाट इज माइक्रो इंजेक्शन मेथड। पहली बात तो माइक्रो इंजेक्शन मेथड जो है वो किस में यूज़ करते हैं, एनिमल सेल के अंदर, है ना। इस विधि के द्वारा प्लांट सेल में डीएनए को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करते हैं। इस विधि के द्वारा प्लांट सेल में, डीएनए को
डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, इस विधि के द्वारा प्लांट सेल में डीएनए को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो इंजेक्शन मेथड कहते हैं। एनिमल सेल के लिए कारगर सिद्ध है। नेक्स्ट है टीआई प्लाज्मिड। ये टीआई प्लाज्मिड जो है इसका यूज़ एक वेक्टर की तरह होता है, वेक्टर की तरह इसका यूज़ होता है, वाहक की तरह यूज़ होता है ना। इसका यूज़ किसके लिए, प्लांट सेल में जीन्स को डिलीवर करने के लिए प्लांट सेल में जीन्स को डिलीवर करने के लिए इसका उपयोग होता है, राइट। टीआई प्लाज्मिड का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। हम क्या कहते हैं इसको, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहते हैं। और इसको कहाँ से प्राप्त करते हैं बेटा, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन से हम इसको क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन से प्राप्त करते हैं। अदर नेम ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग का अन्य नाम क्या है, तो आप इसको जीन मैनिपुलेशन कह सकते हो, जीन मैनिपुलेशन या जीन हेरफेर कह सकते हो। आप इसको जीन मैनिपुलेशन या जीन हेरफेर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अदर नेम ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन अभियांत्रिकी का अन्य नाम क्या है, जीन हेरफेर, या इसको हम जीन मैनिपुलेशन के नाम से जानते हैं। व्हाट आर क्लीविंग एंजाइम्स, विदलनकारी एंजाइम्स क्या है, जो डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटे, ऐसे एंजाइम जो डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्लीविंग एंजाइम्स कहते हैं, विदलनकारी एंजाइम्स कहते हैं। ऐसे एंजाइम जो डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटते हैं उनको क्लीविंग एंजाइम्स कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस जो डीएनए को सिरे से काटते हैं, बाहर से काटते हैं, एक्सोन्यूक्लियस, और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, एक कौन से होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस, दूसरे कौन से होते हैं, एंडोन्यूक्लियस। तो ऐसे एंजाइम जो डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटते हैं, वो क्लीविंग एंजाइम्स कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। जो डीएनए को मध्य से काटे वो एंडोन्यूक्लियस, जो डीएनए को सिरों से काटे वो कौन होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस। क्लियर। नेक्स्ट, वाई इकोलाई इज अ गुड होस्ट सेल। क्योंकि पहली बात तो यह हर 20 मिनट में अपनी कॉलोनी को दुगुना कर लेती है। ठीक है, ये हर 20 मिनट में अपनी कॉलोनी को क्या कर लेती है, दुगुना कर लेती है। और इट कैन टेक वाइड रेंज ऑफ वेक्टर्स, राइट। ये अनेकों प्रकार के वाहकों को ये क्या कर सकती है, ग्रहण कर सकती है। ये अनेकों प्रकार के वाहकों को ग्रहण कर सकती है और ये हर 20 मिनट के अंदर अपनी कॉलोनी को क्या कर लेती है, डबल कर लेती है ना। ये इसके फायदे। और यूनिसेलुलर तो है ही, एक कोशिकीय। नेम अ यूकेरियोटिक होस्ट सेल। एक ऐसी परपोषी कोशिका का नाम बताओ, ऐसी परपोषी कोशिका का नाम बताओ जो कैसी यूकेरियोटिक है। एक ऐसी परपोषी कोशिका का नाम बताओ जो यूकेरियोटिक है। तो ऐसी परपोषी कोशिका कौन सी है जो यूकेरियोटिक है, तो यीस्ट कोशिका, यीस्ट सेल यूकेरियोटिक है लेकिन यूनिसेलुलर है। ठीक है ना, यूकेरियोटिक है लेकिन कैसी है, यूनिसेलुलर है। फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, सबसे पहले खोजा गया सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा था, तो वो HindII था। HindII सबसे पहले खोजा गया सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, सबसे पहले खोजा गया सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन था,
तो वो कौन सा था, हिंद 2 था। नेक्स्ट, व्हाट आर स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स क्या होते हैं, तो जैसे मैं सिखाता हूँ तुमको, GAATTC, CTTAAG। मान लीजिए ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम एंड है। ये एक डीएनए की सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस का कट यदि यहाँ से लगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने एक कट यहाँ लगाया, तो फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम दूसरी सीक्वेंस में भी वो कट वहाँ पर ही लगाएगा, ये यहाँ पर लगाया। तो अब क्या होगा, 2 एंड्स प्रोड्यूस होंगे। कैसे, एक एंड तो ये प्रोड्यूस हो जाएगा, कैसे, GCTTA और A, ये एक एंड प्रोड्यूस हुआ। और दूसरा क्या होगा, ये वाला AATTCG, ये दूसरा एंड है। तो ये जो दोस्त हुए, ये कौन से दोस्तों एंड्स हुए, स्टिकी एंड्स। ये स्टिकी एंड्स जो होते हैं वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के कंस्ट्रक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वेक्टर डीएनए का स्टिकी एंड, वेक्टर डीएनए का स्टिकी एंड और किसका, फॉरेन डीएनए का स्टिकी एंड दोनों जुड़ते हैं लाइगेज एंजाइम की मदद से। तो चिपचिपे सिरे कहते हैं इसको, और हेल्प्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ recombinant DNA, helps in construction of recombinant DNA। अब ब्लंट एंड्स क्या होते हैं, भौंथरे सिरे क्या होते हैं, तो एक सीक्वेंस लिखता हूँ ये देखो मैं एक सीक्वेंस लिख रहा हूँ, GGG है ना, CCC, GGG, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। अब यहाँ पर देखो कट कैसे लगने हैं, है ना, और यहाँ पर देखो कट कैसे लगने हैं। तो यहाँ पर जो प्रोड्यूस होंगे ना, वो कैसे होंगे, स्टिकी एंड्स के अलावा ब्लंट एंड्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के काम में नहीं आते। तो ये क्या हो गया 5 प्राइम, ये क्या हो गया 5 प्राइम, GGG 3 प्राइम, ये क्या हो गया 5 प्राइम, CCC 3 प्राइम, ये क्या हो गया 3 प्राइम, CCC 5 प्राइम, और ये क्या हो गया 3 प्राइम, CC, ये GGG 5 प्राइम। तो ये जितने भी सिरे हैं ये सब, ये क्या है दोस्तों, ब्लंट एंड से, ये सब क्या है, ब्लंट एंड से। क्लियर है। मॉलिक्यूलर गम कौन होता है, मॉलिक्यूलर गम, है ना, तो मॉलिक्यूलर गम किसको कहेंगे, डीएनए लाइगेज को। क्यों, क्योंकि ये जोड़ने वाला होता है। तो या तो उसको ज्वाइनिंग एंजाइम कह दो, या फिर आप इसको मॉलिक्यूलर गम कह दो, ज्वाइनिंग एंजाइम, या फिर क्या कह दो, मॉलिक्यूलर गम कह दीजिए। रोल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम क्या है, तो आरएनए टेम्पलेट पर क्या बनाना, डीएनए बनाना, ये इसका काम है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम क्या है, आरएनए टेम्पलेट पर क्या बनाना, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाना, एक प्रक्रिया के द्वारा जिसको कि हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। व्हाट आर क्लोनिंग साइट्स इन वेक्टर। वेक्टर के अंदर क्लोनिंग स्थल क्या होते हैं, वे स्थल जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आकर वेक्टर में कट लगाता है, वेक्टर में क्या करता है, वेक्टर में कट लगाता है। तो पहली बात तो क्लोनिंग साइट्स कहाँ होती है, वेक्टर के अंदर होती है। क्लोनिंग साइट कहाँ होती है, वेक्टर के अंदर। एक वेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा मल्टीपल क्लोनिंग साइट नहीं होनी चाहिए। वेक्टर के अंदर हमेशा सिंगल क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, सिंगल क्लोनिंग साइट होने से क्या होगा, फायदा होगा कि भाई सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम उस क्लोनिंग साइट को पहचान लेगा और वहाँ से आकर वेक्टर को कट कर देगा। लेकिन यदि मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होगी तो मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स के अंदर दिक्कत है। मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स के अंदर क्या होगा कि अनेकों स्थान के ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आके कट लगा देगा। तो पूरा के पूरा जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पूरा के पूरा जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्लोनिंग साइट को हम रिकॉग्नाइजेशन साइट भी कह सकते हैं, सही है, हम रिकॉग्नाइजेशन साइट भी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये थे बायोटेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।